नमस्कार दोस्तों। कल्पना करिए आपके पास एक ऐसा पैसा है जिसे बैंक में रखने की ज़रूरत ना पड़े या बैंक कंट्रोल ना कर पाए, सरकार कंट्रोल ना कर पाए और रातों-रात उसकी वैल्यू कहीं पर भी जा सकती हो। कैसा रहेगा? दोस्तों ऐसा पैसा है। इसका नाम है क्रिप्टो करेंसी या फिर सबसे फेमस नाम है बिटकॉइन। तो क्रिप्टो करेंसी में ही बिटकॉइन आता है। आज इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। इसकी शुरुआत से लेके और आगे इसके फ्यूचर के बारे में भी हम बहुत सारी बातें करेंगे। तो पूरी वीडियो से लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो के एंड में आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि पैसा क्या है। आज हमारे आपके पास जो मनी होता है ना, जो आज हमारे आपके पास मनी है, ये रातों रात नहीं आया है। इसके पीछे भी एक बड़ी कहानी है। मनी के पहले हम लोग जब भी कुछ भी चीज हमें बाई करना होता था या हमारे पास जो चीज नहीं है उसकी हमें जरूरत पड़ती थी तो हम किसी न किसी से लेते थे। तो वो हम बार्टर सिस्टम के माध्यम से लेते थे। ठीक है ना, बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम के माध्यम से लेते थे। बार्टर सिस्टम में दिक्कत ये थी ना कि हम एक सामान एक पर्सन को देते थे और उससे दूसरा सामान ले लेते थे, यानी एक्सचेंज होता था। ए बी को दे रहा है और बी ए को दे रहा है। अब यहाँ पे एक दिक्कत आती थी। दिक्कत ये आती थी कि अगर ए के पास गेहूं, मान लीजिए ए के पास गेहूं है और बी के पास चावल है ना। इन दोनों के पास, ए के पास गेहूं का स्टॉक पर्याप्त मात्रा में है और बी के पास चावल का स्टॉक पर्याप्त मात्रा में है। अब ए को क्या चाहिए? ए को चावल चाहिए क्योंकि ए के पास चावल नहीं है, और बी को क्या चाहिए? बी को गेहूं चाहिए क्योंकि बी के पास गेहूं नहीं है। तो ये क्या करेंगे? आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। ये तो आपको अच्छे से समझ आ गया। बट अगर ए के पास गेहूं का पर्याप्त मात्रा में स्टॉक है और बी के पास चावल का स्टॉक है, बट ए को चावल चाहिए लेकिन बी को क्या चाहिए? बी को दाल चाहिए। बी को क्या चाहिए? बी को दाल चाहिए। अब आप ये बताओ, ये एक्सचेंज कैसे हो सकता है? क्योंकि ये दो लोगों के बीच में एक्सचेंज हो रहा है और दोनों के जरूरत के हिसाब से चीजें अगर दोनों के पास है तभी हो सकता है। तो बार्टर सिस्टम में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तब निकल के आता है मनी का कॉन्सेप्ट कि यार इस बार्टर सिस्टम में थोड़ी सी जो टेक्निकलिटी है इसको दूर कैसे किया जाए। तो मनी का कॉन्सेप्ट आने के बाद ये चीजें दूर हुई। अब मनी में क्या होता था कि आपके पास मनी है, अब ये मनी ए के पास भी था और ये मनी बी के पास भी था। अब जो 100 रुपए का नोट होता है ना, वो हमारे पास रहे, आपके पास रहे या किसी और के पास रहे, वो सेम ही रहता है, उसकी वैल्यू भी सेम ही रहती है। तो 100 रुपए जो है वो मनी है। अब 100 रुपए मान लीजिए ए के पास भी है और बी के पास भी है। अब ए को अगर गेहूं की जरूरत है तो सपोज करो गेहूं 30 रुपए केजी है ना, 30 रुपए केजी है, और चावल भी 30 रुपए केजी है। सपोज कर लेते हैं जो भी रेट चल रहा हो, 30 रुपए केजी ये भी है, 30 रुपए केजी ये भी है। अब सिंपल सी बात है भाई, अगर इसको दाल चाहिए तो दाल का ये पेमेंट करेगा। मान लो दाल 100 रुपए केजी है, ये 100 रुपए निकाल के देता है, इसे दाल मिल जाती है, और ये 30 रुपए देता है, इसे गेहूं मिल जाता है। तो यहाँ पे जो टेक्निकल एक प्रॉब्लम थी ना कि भाई ये सेम सामान दोनों के पास था, तब बार्टर सिस्टम में काम होता था। लेकिन यहाँ पर अगर आपके पास पैसे हैं तो आप खरीद सकते हो। इसीलिए जैसे ही मनी का कॉन्सेप्ट आता है वहीं पे आता है मार्केट का कॉन्सेप्ट। मार्केट का कॉन्सेप्ट आता है। अब यहाँ पे मार्केट में आपको सारी चीजें उपलब्ध है। आप मार्केट कुछ भी चाहिए आप मार्केट में जाओगे, वो चीजें आसानी से आप बाई एंड सेल कर सकते हो। सो आप देखोगे कि मनी के आने के बाद ये चीजें कितना आसान हो गई। अब जब भी बात मनी की जाएगी ना, तो यहाँ पे कुछ चीजें ध्यान रखना है। एक तो आपके पास कैश है, आपके पास मनी में आपके पास कैश है, जो कि सबसे ज्यादा लोगों को पसंद होता है क्योंकि हम पैसा रखते हैं तो हमें फील आता है, तो हमारे पास कैश है। सेकेंड, आजकल डिजिटल डिजिटल कैश भी हमारे पास बढ़ गया है ना। डिजिटल करेंसी का कॉन्सेप्ट बहुत तेजी से बढ़ा है। डिजिटल करेंसी का कॉन्सेप्ट बहुत तेजी से बढ़ा है। जैसे आप कह सकते हो यूपीआई में, बहुत सारी यूपीआई में देख सकते हो, भीम यूपीआई वगैरह वगैरह। आपने देखा है ई वॉलेट का कॉन्सेप्ट देखा है। ये इस तरीके से आप देखोगे ऑनलाइन जो प्रचलन है वो तेजी से बढ़ा, डिजिटल करेंसी बहुत तेजी से बढ़ी है। इसी में एक तीसरा भी माध्यम आपको मिलेगा क्रिप्टो करेंसी की। क्रिप्टो करेंसी, अब ये भी एक तरीके का पैसा ही है। ये क्रिप्टो करेंसी भी एक तरीके का पैसा है। ये एक तरीके का कोई क्वाइन नहीं होता है ना। ये क्वाइन नहीं होता, कोई करेंसी नहीं होती है, ये पूरी तरह से डिजिटल होती है। बट ये भी काम वही करता है जो यहाँ पे नॉर्मल आपका कैश काम करता है। अब दिक्कत ये है कि अगर इतने हमारे पास माध्यम थे ट्रांजेक्शन के, ये सारे माध्यम तो पहले से थे, तो हमें जरूरत क्या पड़ी कि हम क्रिप्टो करेंसी एक नई लेके आए। तो इसके पीछे भी एक कहानी है। 2008 में 2008 में क्राइसिस आई थी। क्राइसिस आई थी और ये क्राइसिस बैंक, बहुत सारे बैंक कोलैप्स कर गए थे। क्राइसिस आई थी, बैंक कोलैप्स करने लगे थे, लोगों का पैसा डूबने लगा था। और जो गवर्नमेंट है ना,
गवर्नमेंट है ना, ये सेफ सेफ यानी सेव करने का प्रयास कर रही थी बैंक को, यानी बैंक को बचाने का प्रयास कर रही थी। अब लोग परेशान थे कि यार पैसा तो हमारा डूब रहा है, सरकार भी बैंकों को बचाने का प्रयास कर रही है, हमारे पैसे का कौन लाइबल हो, कौन लाइबिलिटी लेगा। तो यहाँ पे एक बंदा था सातोशी नाकामोतो करके नाम है, 2008 में एक बंदा था सातोशी नाकामोतो। अभी कह सकते हैं एक बंदा रहा होगा या इनका एक पूरा ग्रुप रहा होगा, इनको लगा कि यार ये तो बहुत गलत हो रहा है ना, लोगों का अपना पैसा जा रहा है और उनका साथ तो कोई नहीं दे रहा है, इवन गवर्नमेंट भी उनका साथ नहीं दे रही है, तो ऐसा कैसे चलेगा, बैंक भी पल्ला झाड़ रहा है, गवर्नमेंट भी पल्ला झाड़ रही है, तो ऐसे कैसे चलेगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, कुछ ऐसा इन्वेंट करते हैं ना जो इन सारी समस्याओं से हमें निजात दिला दे। तो यहां से कॉन्सेप्ट इनके दिमाग में आता है क्रिप्टो करेंसी का, है ना, क्रिप्टो करेंसी का कॉन्सेप्ट यहां से आता है, जहां पे इन्होंने बिटकॉइन ईजाद करा, बिटकॉइन ईजाद करा। तो बिटकॉइन 2008 के क्राइसिस के बाद मार्केट में आता है, और आने के बाद उस समय बिटकॉइन की कुछ ज्यादा ही प्राइस नहीं रही होगी, मुझे लगता है 5-10 रुपए के करीब प्राइस रही होगी। तो उस समय चूंकि एक नया इंस्ट्रूमेंट था, एक नई करेंसी थी, तो ट्रस्ट करना भी आसान नहीं था, है ना, लोगों को ट्रस्ट करना इतना आसान नहीं था, तो उस समय लोग इसे बहुत ही ज्यादा सीरियस नहीं लिए। लेकिन उस समय के अपॉर्चुनिटी को जिन लोगों ने समझा, इनिशियल स्टेज पे जिन लोगों ने समझा कि नहीं ये कुछ नया है, इसमें एक बार रिस्क ले लेते हैं, उन्होंने इससे बहुत पैसा कमाया। आगे बढ़ते हैं, आपको और चीजें समझ आएगी। अब थोड़ा सा बिटकॉइन के बारे में समझ लेते हैं। बेसिकली जो बिटकॉइन होता है ना, जो बिटकॉइन होता है ये कोई कॉइन नहीं होता, मैंने जैसे बताया कोई कॉइन नहीं होते, ये कोई कैश नहीं होता, कोई करेंसी नहीं होती, कोई कॉइन नहीं होता, ये एक कोड होता है। क्या होता है? कोड होता है। अब एक कोड होता है भाई, ये कैसे काम करता है ना, तो ये कोड होता है जो ब्लॉकचेन में काम करता है, एक कोड होता है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है ना, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है, कोड होता है जो कि डिजिटली आप यूज करते हो, डिजिटली आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो, है ना, इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती। जो थर्ड पार्टी है, इसमें थर्ड पार्टी कोई इन्वॉल्व नहीं होती, ये डायरेक्ट आप भेज रहे हो, जिसके पास भेज रहे हो वो इन्वॉल्व हुआ, आप इन्वॉल्व हुए, तो आपने ट्रांजेक्शन किया, उसके पास वो पैसा रिसीव हो गया। तो सिंपल सा, इसमें कोई तीसरा बंदा इन्वॉल्व नहीं होता, तो इसे ट्रैक करना इतना आसान भी नहीं होता। अब ऐसी कौन सी बात है जो इसे सबसे ज्यादा खास बनाती है, तो इसका जो सप्लाई है, इसका जो सप्लाई है ना वो लिमिटेड है, इसका जो सप्लाई है वो लिमिटेड है, यही इसे खास बनाती है। यानी मैक्सिमम आप 21 मिलियन का ही प्रोडक्शन किया जा सकता है, यानी 21 मिलियन बिटकॉइन बनाया जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं बनाया सकता। तो अगर 21 मिलियन बिटकॉइन बन गया, मान लीजिए यही सप्लाई है, तो अगर इतनी बिटकॉइन बन गई तो इससे ज्यादा बननी नहीं है, तो मार्केट में लोग बढ़ेंगे, अवेयरनेस बढ़ेगी, तो लोगों की डिमांड बढ़ेगी, तो जितनी भी डिमांड बढ़ेगी इसी 21 मिलियन पे रहेगी, है ना, जो भी डिमांड रहेगी 21 मिलियन, क्योंकि सप्लाई नहीं बनना है। तो आपने सप्लाई और डिमांड का कॉन्सेप्ट अगर पढ़ा होगा तो आपको एक चीज समझ में आया होगा कि अगर किसी चीज की सप्लाई नहीं बढ़ रही है, सप्लाई अगर कांस्टेंट है, अगर सप्लाई कांस्टेंट है और डिमांड लगातार बढ़ रही है, डिमांड लगातार बढ़ रही है, तो आप देखोगे इसके जो प्राइजेस है ना वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे, वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसे बढ़ते जाएंगे। यही एक बड़ा रीजन है इसके पीछे, कि आप देखोगे जब बिटकॉइन स्टार्ट हुआ था तो इवन ये रुपीज में मुझे लगता है 5-10 रुपीज के करीब रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे एक बिटकॉइन की कीमत सीआर में चली गई, है ना, एक बिटकॉइन की कीमत सीआर में चली गई, 1 करोड़ से भी ज्यादा की चली गई, 1 करोड़ 12 लाख के करीब शायद गई थी मैक्सिमम। अभी फिर से ये नीचे हो गया है, अप्रॉक्स 83 लाख 84 लाख पे अभी भी ट्रेड कर रहा होगा, है ना, एक बार आप रियल टाइम डेटा देख लीजिएगा। तो आप इसमें अपॉर्चुनिटी बहुत है, पोटेंशियल बहुत है, क्योंकि लिमिटेड सप्लाई है, और जब भी किसी चीज की सप्लाई लिमिटेड होती है और डिमांड बहुत ज्यादा होती है तो धीरे धीरे उसके प्राइसेस हाइक होने लगते हैं। तो अभी बिटकॉइन के प्राइस अभी अब फ्यूचर में देखोगे तो और ज्यादा हाइक होंगे। मान लीजिए आपको बिटकॉइन का ट्रांजेक्शन करना है, अगर आपको बिटकॉइन का ट्रांजेक्शन करना है तो ये किसी बैंक के माध्यम से जाएगा नहीं, है ना, किसी बैंक के माध्यम से जाएगा नहीं, आपको पता है कोई मीडिएटर नहीं होता है, तो आप एक तो आप होते हो और एक जिसे भेज रहे हो वो रिसीवर होता है ना, 2 लोग होते हैं, और ब्लॉकचेन के माध्यम से काम करता है। अभी जो ये ब्लॉकचेन रजिस्टर होता है, मान लीजिए आपने भेजा तो यहां से इसे एक्सेस देना होता है, एक्सेप्ट करना होता है,
तो जो दुनिया भर के कंप्यूटर्स है ना उन पर जाता है और उन पर आपको एक्सेस को एक्सेप्ट करना होता है। जैसे आप एक्सेप्ट करोगे तो ये जो बिटकॉइन है वो यहाँ से यहाँ तक रिसीवर के पास क्रेडिट हो जाता है। तो ये बहुत सिंपल सा सिस्टम होता है जिसके माध्यम से यहाँ से ये क्रेडिट कर सकता है और यहाँ से इसे भेज सकता है। तो सिंपल सा यही वाला फंडा होता है। इसमें बेसिकली आप यहाँ से भेजोगे और वहां पे जैसे उसको रिसीव हुआ तो जब रिसीव होगा ना तो क्रिप्टो करेंसी यानी बिटकॉइन में ही रिसीव होता है। अब एक चीज मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए 2008 में बिटकॉइन बनता, आप 2008 में नहीं अगर 2010 तक अगर आप इसे बाई किए होते, अगर आपको लग गया होता, उस समय लगा होता कि हाँ इसमें पोटेंशियल, आपने इसे बाई कर लिया होता तो 5 या 10 रुपए के करीब आप इसे बाई करते और 5-10 रुपए का अगर आप बाई कर लेते तो आज एक बिटकॉइन यानी एक बिटकॉइन 5 से 10 रुपए में थी। और अगर आप 2025 की बात करें एक बिटकॉइन तो करीब करीब एक बिटकॉइन आपको लगभग 1 CR से भी ज्यादा का 1 CR से ज्यादा का पैसा बना के देती। यानी 5 से 10 रुपए का इन्वेस्टमेंट अगर उस समय आप किए होते, एक बिटकॉइन आपके पास होती, तो आज आप सिर्फ 2008 से लेके 2025 मान के चलिए कि 15-17 अप्रोक्स हम 2010 से लेके चलते हैं तो 15 सालों में आप देखोगे आप 1 करोड़ रुपए बना लिए होते 5 से 10 रुपए से। अब सपोज करो उस समय लोग अगर 1000-2000 रुपए भी लगा दिए होते ना तो आज क्या रहता उनका, मतलब क्या जलवा रहता। तो आप समझ सकते हो कि बहुत सारे लोग जो उस समय इनिशियल स्टेज पे बिटकॉइन में पैसा लगाए थे आज करोड़पति हो गए होंगे। अगला पॉइंट ये आता है कि अगर इतना भी खास है बिटकॉइन तो क्या इस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, फ्यूचर को लेके ट्रस्ट कर सकते हैं या स्कैम जैसा कुछ है, ट्रस्ट कर सकते हैं या स्कैम जैसा कुछ है। तो दोस्तों ये पूरी तरह से तकनीक पर डिपेंड है और स्कैम, बिटकॉइन कोई स्कैम नहीं है ना, बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी कोई स्कैम नहीं है, लोग स्कैम करते हैं। अब दिक्कत ये है ना कि मान लीजिए अब पूरी तरह से ये डिजिटल ऑपरेट होता है, अब अगर कोई हैक कर लेता है ना, अगर कोई हैक कर लेता है, चोरी हो जाए, जैसे अभी कॉइन DCX में बीच में एक चोरी हुई थी, बहुत बड़ी चोरी हुई थी, तो वो बहुत सारे उनके क्रिप्टो करेंसीज को चोरी कर लिया था, ठीक है ना, हैक करके। तो ये एक दिक्कत ये आती है कि अगर साइबर अटैक होता है, हैक हो जाता है, तो इससे आपका नुकसान हो सकता है। बाकी अगर आपके पास बिटकॉइन है ना तो वो लीगल है ना, वो आप यूज कर सकते हो, उसका फ्यूचर में प्राइस भी बढ़ेगी, उसका फायदा भी आपको मिलेगा, तो कोई स्कैम नहीं है। हाँ, अगर स्कैमर्स आपका हैक करते हैं, कंप्यूटर एक्सेस पा जाते हैं तो चोरी किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आपके पास कैश है, आप घर में कैश रखे हुए हो और कोई चोर आता है ताला तोड़ के और वो सारा कैश आपका लेके चला जाता है, या फिर बैंक में आप पैसा जमा किए हो, कोई तिजोरी तोड़ कोई बैंक में लूट करता है और वो तिजोरी तोड़ के आपका पैसा लेके चला जाता है। तो वो सारी चीजें जैसे आप नॉर्मल लाइफ में देखते हो वो सारी चीजें यहाँ भी हो सकती है। यहाँ पर जो होता है वो साइबर अटैक होता है, यानी एक बंदा आता है आपके उस वॉलेट को हैक करता है और लूट के चला जाता है। तो ये चीजें होती हैं, बट बहुत सारी कंपनियां अगर आपका पैसा है ना तो वो आपको इसके लिए इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करती हैं, तो बहुत हद तक हम कह सकते हैं कि सेफ रहता है। तो लास्ट बट नॉट लिस्ट एक बात हम बहुत आपके काम की कर लेते हैं। तो अगर आपको इसमें अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है तो कैसे आपको जर्नी स्टार्ट करनी पड़ेगी, ये चीज आपको ध्यान देना। एक बार बताऊं आपको, बिटकॉइन में रिटर्न तो आपने देखा है ना, रिटर्न देखा और रिस्क देखा, रिटर्न देखा और रिस्क देखा। अगर देखा जाए ना, रिस्क बहुत ज्यादा है और रिटर्न इससे भी ज्यादा, रिस्क जितना ज्यादा है रिटर्न उससे भी ज्यादा। रिस्क किस मामले में ज्यादा है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है, बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है, वोलेटिलिटी बहुत होती है। आज देखोगे तो 5% अप हो गया, कल देखोगे तो 8% डाउन हो गया, है ना। ये 5%, 8%, इतनी बड़ी बड़ी कॉइन्स डाउन हो जाना, अप हो जाना, ये बताता है कि यहाँ वॉलेटिलिटी बहुत होती है। लेकिन आज के पहले के परिदृश्य में देखा जाए, जैसे 2025 की हम बात कर रहे हैं, 2025 से पहले की अगर बात की जाए 5-6 साल पहले, तो ये वॉलेटिलिटी और भी बहुत ज्यादा हुआ करती थी। साल भर में 60%, 70% तक करेक्शन हो जाता था, कभी 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 कोई 80% तक करेक्शन हो गया है, तो बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता था। बट अभी वोलेटिलिटी धीरे धीरे कम हो रही है। और एक चीज आपको ध्यान रखना है, जब किसी भी मार्केट में रिस्क कम होता है तो वहां रिटर्न कम आते हैं, जब वोलेटिलिटी ज्यादा होती है तो रिटर्न भी ज्यादा आते हैं, जब वोलेटिलिटी कम होती है तो धीरे धीरे रिटर्न भी कम होने लगते हैं। तो अगर इसके केस में देखा जाए तो अभी पहले की अपेक्षा वोलेटिलिटी थोड़ी कम हो गई है, तो आपको रिस्क भी थोड़ा सा कम हुआ है, तो आपका रिटर्न भी थोड़ा सा कम होगा। तो ओवरऑल फिर भी अभी बहुत पोटेंशियल है। स्टॉक मार्केट इतना रिटर्न जनरेट करके नहीं दे सकता जितना क्रिप्टो करेंसी देती है। तो अगला प्रश्न ये आता है कि सर अगर हम इसमें पैसा लगाना चाहें तो हमें वन टाइम लगाना चाहिए क्या, वन टाइम लगाना चाहिए?
या फिर SIP के माध्यम से लगाना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको लगता है ना कि आप बहुत ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हो, आपका पैसा अगर जाएगा तो आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है, तो कभी भी वन टाइम जैसा इन्वेस्टमेंट तो आपको करना ही नहीं चाहिए, है ना। आपको SIP करना चाहिए। आप हर मंथ हर वीक लगा सकते हो। इवन आप तो देखोगे क्रिप्टो करेंसी में हर वीक पैसा लगाने का ऑप्शन है, तो आप हर वीक 100-200 रुपए लगा सकते हो, जो भी आप लगा पाओ वो आप लगा सकते हो। हर वीक आपका पैसा कटता जाएगा, तो हर वीक मार्केट जैसा रहेगा उसी हिसाब से पैसा कट जाएगा, तो ये ज्यादा बेटर है। क्रिप्टो करेंसी के दृष्टिकोण से ये सबसे बेटर आप देखोगे अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। अगर वन टाइम की बात करें तो अगर आपका कुछ ऐसा पैसा है जो जाने पे आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो आप ज्यादा रिस्क ले सकते हो, रिस्क सीकर हो तो आप वन टाइम भी कर सकते हो। बट जब करेक्शन में हो क्रिप्टो मार्केट तो उस समय करोगे ज्यादा बेटर होगा। ठीक है। तो एक चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर आप बेहतर रिटर्न कमाना चाह रहे हो तो इसमें इस मार्केट में पोटेंशियल है, फ्यूचर के दृष्टिकोण से ये आपको ज्यादा बेटर रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। अब आपको निवेश करना है तो ये SIP वगैरह या लमसम कैसे कर सकते हो, प्लेटफॉर्म क्या है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से इजिली आपको एक दो प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, कॉइन स्विच मिल जाएगा, कॉइन DCX मिल जाएगा, जिसपे आप कंफर्टेबल हो उस पर आप इजिली निवेश कर सकते हो, SIP कर सकते हो, डेली SIP कर सकते हो, है ठीक है ना। वीकली SIP तो आपको कॉइन DCX पर मिल जाएगी बेहतरीन, तो आप वहां से भी कर सकते हो। आज की वीडियो में हमने बहुत सारी चीजें समझी बिटकॉइन के बारे में, क्रिप्टो करेंसी के बारे में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।